हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि अगस्त 2024 की। इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपके मेजर टॉपिक पॉलिटी का कंप्लीट किया गया, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का कंप्लीट किया गया है। दूसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधित का, तीसरा अर्थव्यवस्था का, और चौथा जो आपका टॉपिक आता है सुरक्षा का। 5वें नंबर का टॉपिक पर्यावरण का कंप्लीट किया गया, और छठे नंबर का जो आए तो वो आता है सामाजिक मुद्दे। इस टॉपिक को कंप्लीट किया गया। आज जो हमारा टॉपिक है वो आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं कि कौन सा हमारा टॉपिक है। टॉपिक के अंतर्गत हमारा सब टॉपिक आता है, जैसे कि से बायो ईथनी नीति के बारे में। तो बायो ईथनी नीति जो है एक तरीके से अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। तो आप इसका नाम याद कर लेना कि ई फॉर इकोनॉमी, ई फॉर इन्वायरमेंट और ई फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीन तरीके के ई मिलके बायो ई थ्री एक नीति बनती है। इस नीति के अंतर्गत इसमें आपकी क्या पॉलिसी में क्या मतलब कब शुरुआत की गई, कब इसकी मंजूरी मिली, किस तरीके से इसके प्रावधान है, तो इनके बारे में जानते हैं। इसको पढ़ने के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जान लेते हैं। यह जो है एक तरीके से इंजीनियर्ड माइक्रोबियल पादप एवं पशु या मानव सहित कोशिकाओं के उपयोग से है, जिसमें व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पादों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए सटीकता और नियंत्रण में वृद्धि की जाती है। तो इस तरीके की बायो मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें देख लेते हैं कि बायो ई3 जो है वह किस तरीके से वर्क करती है और इसे कब मंजूरी दी गई और किस मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य किया गया, इनके बारे में जान लेते हैं। कि हाल ही में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फोस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बायो ई3 यानी कि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी है। यह नीति जो है एक तरीके से आपके बायो ई3 नीति में हाई परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग, बायो मैन्युफैक्चरिंग संबंधित के प्रयासों को बढ़ावा देना है, जिसका लक्ष्य 2020 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था या बायो इकोनॉमी हासिल करना है। यह जो अर्थव्यवस्था है 2014 में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। और यह हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब एक ऐसे उन्नत तरीकों और प्रक्रियाओं से होता है जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर बायो प्रोडक्ट जैसे कि दवाइयां, बायोफूल और जैव सामग्री के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बायो मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में आता है। यह जो नीति है वह हरित समृद्धि या ग्रीन सोच की ओर ले जाने का एक मार्ग प्रशस्त करती है, जिसमें सर्कुलर बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा राष्ट्र संघ खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार जैव अर्थव्यवस्था यानी कि बायो इकोनॉमी में जैव संसाधनों का उत्पादन, उपयोग और संरक्षण सहित संबंधित ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार इसमें शामिल होते हैं, जो सभी आर्थिक क्षेत्रों को जानकारी, उत्पाद, प्रक्रिया और सेवाएं प्रदान करते हैं। और सरल शब्दों में देखा जाए तो यह जैव अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय उपयोग करके आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर संधारणीय कृषि, संधारणीय मत्स्य पालन, वानिकी, जलीय कृषि, खाद्य और चारा विनिर्माण, जैव आधारित उत्पाद जैसे बायोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल कपड़े इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो बायो ई नीति है इसके अंतर्गत एक प्रमुख तथ्य आते हैं। इसके अंतर्गत ये आता है जो कि बायो मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, माइक्रो बीएल पादप एवं पशु कोशिकाओं के उपयोग के लिए ये उपयोग की जाती है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब जान लेते हैं इस नीति के बारे में कि नीति का क्या उद्देश्य है और इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है और इसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले तो इसके उद्देश्य को देखा जाए तो इसका उद्देश्य बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए, सक्षम अनुसंधान के लिए, अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करती है, जिसका कार्यान्वयन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस नीति का किया जा रहा है। यह नीति जो है वह विषयगत क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए नवाचार आधारित समर्थन प्रदान करती है। और इस नीति के माध्यम से सरकार महत्वाकांक्षी विजन को रेखांकित करती है, जिसका उद्देश्य 6 विषयगत क्षेत्रों के तहत प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाना और प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना इसके अंतर्गत होता है। इसको एक में देख सकते हैं कि इसके जो विषय क्षेत्र है, जैसे कि जैव आधारित रसायन और एंजाइम का प्रयोग, उपयोगी खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन, फ्लोरेसी जन, जैव चिकित्सा विज्ञान, जलवायु अनुकूल कृषि और कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड भविष्य के लिए समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान इसके अंतर्गत ये प्रमुख विषय क्षेत्र आते हैं, जो कि विषयगत क्षेत्रों के संदर्भ में इसको बताया गया है। इस नीति के अंतर्गत देखा जाए तो यह नीति जो है वह इन विषयों को अनुसंधान एवं व्यवहारिक अनुप्रयोगों को साकार करने वाली गतिविधियों को निम्नलिखित के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता हब का होना, जिसके अंतर्गत जीनोमिक्स, प्रोटियोनोमिक्स और मेडिकल इमेजिंग जैसे बायोलॉजिकल डेटा को एआई के साथ
एकीकृत करके जैविक प्रणालियों की समझ को बढ़ाया जाएगा। इससे रोग निदान उपचार में भी सुधार होगा। ये हब कृषि क्षेत्र के लिए कृषि पद्धतियों में सुधार के लिए डेटा एनालिटिक्स की सुविधा प्रदान करते हैं और ये बायो मैन्युफैक्चरिंग हब शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और एमएसएमईज के लिए प्रायोगिक और पूर्व व्यवसायिक निर्माण सुविधाओं को साझा उपयोग करने और उसके प्रारंभिक चरण के विनिर्माण के समर्थन देती है। विनिमय और वैश्विक मानक के अंतर्गत देखा जाए तो यह नीति अंतर मंत्रालय समन्वय को बढ़ावा देती है ताकि बायो सेफ्टी, बायो प्राइवेसी मुद्दों पर निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित किया जा कर सके। डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के अंतर्गत देखा जाए तो यह खोजों, आविष्कारों और उनके हासिल अन्य ज्ञान की बौद्धिक संपदा संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक वैज्ञानिक समुदाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाता है। बायो इक्विटी नीति का आवश्यकता आखिर क्यों है? इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें संधारणीयता में असंधारणीयता आधारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रासायनिक प्रक्रियाओं में बायो ट्रांसफॉर्मेशन में नवाचार की काफी आवश्यकता होती है। जो नीति हाई वैल्यू वाले विशेष रसायनों, एंजाइमों और पॉलीमर बायोपॉलीमर के संधारणीय जैव आधारित उत्पादन को बढ़ावा देती है। पोषण संबंधी चुनौती का समाधान करती है, जो कि भारत की जनसंख्या 2050 में लगभग 1.67 बिलियन होने की संभावना है, जो उसके लिए पर्याप्त और पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना इसका प्रमुख मुद्दा रहा है। यह नीति सिंथेटिक बायोलॉजी और मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग टूल का उपयोग करके कम कार्बन फुटप्रिंट वाले स्मार्ट प्रोटीन और कार्यात्मक खाद्य पदार्थों के उत्पादन को सुगम बनाती है और यह उत्पादन वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो पोषण के अलावा अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं। सेल या जीन थेरेपी को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत बाजार का मूल्य 2027 तक $222 बिलियन से अधिक हो जाएगा और इस नीति में भारत के लिए सेल और जीन थेरेपी, एमआरएनए थेरेप्यूटिक्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आदि आते हैं। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में बात की जाए तो इसके लिए भारत में मृदा माइक्रोबायोम से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है, जिसमें मृदा के माइक्रोबायोम और जीनोम एनालिसिस का और बेहतर माइक्रोबियल फेनोटाइप्स हेतु सिलेक्शन प्रोसेस आदि शामिल होता है। यह नीति जलवायु स्मार्ट कृषि से संबंधित इनोवेशन के जरिए फसलों को बेहतर किस्मों के उत्पादन में खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। जलवायु परिवर्तन समान होता है, जो कि भारत की 2020 तक की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और 2070 तक नेट जीरो के उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रयास कर रहा है। और यह नीति सूक्ष्म जीवों द्वारा कैप्चर की गई CO2 को औद्योगिक रूप से उपयोगी उपयोगों में तब्दील करके डीकार्बोनाइजेशन के लक्ष्य को हासिल करती है। और अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत इस नीति में एक लंबे समय तक अंतरिक्ष मिशनों के सुरक्षित पौष्टिक भोजन का विकास करना जरूरी होता है। साथ ही इस उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा, सेल्फ लाइफ और पैकेजिंग अपशिष्ट की चुनौतियों को ध्यान में रखा जाता है। कौशल का अभाव देखने को मिलता है, जैसे कि सिंथेटिक बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक और बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी इसके अंतर्गत देखी जाती है। अब आते हैं कि जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे कि पहला, जैव अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय मिशन 2016 के अंतर्गत जैव संसाधनों सतत विकास संस्थान द्वारा जैव संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बायो फार्मा मिशन 2017, जिसके अंतर्गत इस विकास में तेजी लाने के लिए उद्योग और अकादमिक जगत के लिए एक सहयोगात्मक मिशन है। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास निधि रणनीति, जो कि 2015 से 20 में है, जिसका उद्देश्य भारत के विश्व स्तरीय जैव विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अंतर्गत मुख्य रूप से देश के भीतर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना है। और इस नीति का लक्ष्य जैव ईंधन के उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन की मुख्य धारा में लाना और पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करना होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें आता है कि सर्कुलर बायो इकोनॉमी को अपनाना, संयुक्त राज्य अमेरिका से सीखना, सिंगल विंडो क्लियरेंस होना, स्टेम प्रतिभा होना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग होना इसके प्रमुख आगे की राय के तौर पर होता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में, कि हाल ही चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक लैंडन की स्मृति में भारत ने 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया, मतलब कि कब इसकी शुरुआत की गई, 23 अगस्त 2024 को इसमें पहला मनाया गया। पहला है तो और ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है तो उसके पीछे क्या रीजन है कि इस दिन को याद करने के पर्पज से इसको सीधा अंतरिक्ष दिवस के रूप में तब्दील कर दिया। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसमें देखा जाए तो ये जो मिशन है, तो इसके पीछे जो रीजन है, इसको मतलब कि इस दिवस को मनाने के पीछे रीजन कि विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर एक सफलतापूर्वक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की है 23 अगस्त 2023 को। तो आपके 23 दोनों है, तो आपको ये डिजिट याद करना आसान हो जाएगा। 23 अगस्त 2023, जहां पर चंद्रमा पर विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की है। और ये चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत है, जिसमें भारत चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट लैंड करने वाला पहला देश बन गया है। तो इस कारण से ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि अब सॉफ्ट लैंडिंग की है, तो ये सॉफ्ट लैंडिंग आखिर होती क्या है जिसके कारण इतना बड़ा डिसीजन लिया गया। तो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जो होता है वह प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर संचालन भी किया, यानी विभिन्न गतिविधियों की शुरुआत भी की, और लैंडिंग स्थल में शिव शक्ति पॉइंट यानी कि स्टेशन शिव शक्ति रखा गया, जिसकी थीम थी चांद को छूते हुए जीवन को छूना और भारत की अंतरिक्ष यात्रा, यानी कि टचिंग लिप्स वाइल टचिंग द मून इंडिया स्पेस सेगा। तो इसके अंतर्गत आता है। चलिए तो साथ ही साथ इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो से आपके भी कभी वनडे मतलब कि ऐसा डायरेक्ट फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसरो के बारे में जाने कि ये एक तरीके से इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसका ये अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है और इसकी उत्पत्ति अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष समिति की स्थापना 1962 में की गई थी। इसरो का गठन 1959 में इनको स्पार की जगह किया गया और 1972 में इसे अंतरिक्ष विभाग के अधीन लाया गया। इसमें प्रधानमंत्री जो अंतरिक्ष आयोग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अंतरिक्ष विभाग होता है और सबसे ऊपर आपके प्रधानमंत्री होते हैं, फिर आपका अंतरिक्ष आयोग होता है, अंतरिक्ष आयोग के अंतर्गत अंतरिक्ष विभाग होगा, जिसमें कुछ स्वायत्त निकाय होते हैं, कुछ इसरो होता है, कुछ इंडियन स्पेस होता है, कुछ सीपीएसईज होते हैं। स्वायत्त निकाय में जैसे पीआरएल, एनएआरएल, एनईएसएसी और एसआईआईएसटी होता है। फिर आता है आपका एसपीएससी जो कि अंतरिक्ष और एनएसआईएल होता है। इसमें कुछ काम सौंपे गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और उपयोग करना। संरचना के अंतर्गत इसरो का नेतृत्व इसके अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग के सचिव के साथ साथ अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं और अंतरिक्ष आयोग की नीतियों और निर्माण के लिए उनके कार्यान्वयन करने वाले एक शीर्ष निकाय के तौर पर होता है। अब आता है इसके अंतर्गत देखा जाए तो भारत की अंतरिक्ष गाथा के बारे में जान लेते हैं कि कब अंतरिक्ष का मतलब की शुरुआत हुई, कब से भारत का कौन सा उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया, तो उस टाइम से लेके अभी तक में किस तरीके की भारत की अंतरिक्ष से रिलेटेड एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही उसके बारे में जान लेते हैं कि आर्यभट्ट द्वारा भारत का पहला उपग्रह 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। यह जो है वह पृथ्वी के वायुमंडल और विकिरण बेल्ट का अध्ययन करने के लिए अपने साथ वैज्ञानिक उपकरण को लेकर आया था और इसरो ने जनवरी 2024 में 123 स्पेसक्राफ्ट मिशन और 95 लॉन्च किए हुए। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां भारत की वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का एक नया अध्याय दर्शाती है, जिसे ऑर्गोमेस समझौता कहा जाता है। भारत दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो कि वित्त पोषण के संदर्भ में रही है। सीमित संसाधनों के बारे में इसरो की इनकी उपलब्धियां किस तरीके से हासिल की, जैसे कि इतनी बड़ी उपलब्धि अगर हासिल की है तो उसका एक बैकग्राउंड होगा, कब अप्स एंड डाउन की सिचुएशन आई, किसने नेतृत्व किया, किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। तो जैसे कि आपका दूरदर्शी नेतृत्व का होना, कि विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है और इन्हें इसरो की नींव रखी। उन्होंने बड़ी पहलों के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया था और लागत प्रभावी मिशन ने इसरो ने प्रणाली को सरल बनाने और जटिल बड़ी प्रणाली को छोटा करने, गुणवत्ता नियंत्रण को सशक्त करने और उत्पाद से अधिकतम परिणाम सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था। और चंद्रयान फर्स्ट में बनाई गई 30% से अधिक उप प्रणालियों का उपयोग अन्य मिशनों में किया गया। स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास में इसमें इसरो ने आयात पर अपनी निर्भरता को कम किया, जिसमें महत्वपूर्ण उपकरणों को यथासंभव स्वदेशी स्तर पर विकसित करने का प्रयास किया, जैसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण या साझेदारी और सहयोग किया गया, जिसमें आर्यभट्ट उपग्रह को सोवियत कॉस्मो 3M रॉकेट लॉन्च किया गया। निजी क्षेत्र को शामिल किया गया, जिसमें इससे महत्वपूर्ण उपकरणों सेटअप के डिजाइन विनिर्माण परीक्षण के लिए स्थानीय उद्योग की भागीदारी दी गई, जैसे चंद्रयान 3 में कई उत्पादों की आपूर्ति स्थानीय उद्योगों द्वारा की गई। विकासशील देश होते हुए भी भारत अंतरिक्ष मिशनों में क्यों निवेश कर रहा है, उसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या रीजन है। तो इसमें जैसा कि आपका आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा का होना, जैसे उदाहरण के तौर पर भारत में क्षेत्रीय नेविगेशन यानी कि नाविक जो है, भारत ने इस सिस्टम का प्रयोग किया है। लेकिन अभी देखा जाए तो भारत की जो निर्भरता है वह जीपीएस पर है। जैसे आज हम जो यूज करते हैं वो हम जीपीएस का उपयोग करते हैं, यानी कि जो जीपीएस ऐप होता है जिससे हम कहीं आने जाने के लिए इसकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को देखने के लिए हम इसका जीपीएस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत अपनी खुद की नेविगेशन सिस्टम नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन यानी कि नाविक बना रहा है। यह मजबूत उपग्रह प्रणाली देश की सीमाओं, निगरानी, पड़ोसी देशों में सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने और खुफिया जानकारी एकत्र करने में मदद करता है। सामाजिक आर्थिक लाभ के संदर्भ में देखा जाए तो भारत ने उपग्रह क्षमताओं का विकास पहलों प्राकृतिक आपदाओं कटाव से होने वाले नुकसान की मैपिंग और सर्वेक्षण के लिए भी किया है और साथ
दूर-दराज के क्षेत्रों में टेलीमेशन और दूरसंचार हेतु उपग्रह आधारित संचार का भी उपयोग किया जाएगा। अंतरिक्ष कूटनीति में दक्षिण एशिया उपग्रह परियोजना वैज्ञानिक अनुसंधान में चंद्रयान 3 के तहत विज्ञान और विक्रम और प्रज्ञान में लगे उपकरणों में चंद्रमा पर कई प्रयोग देखे गए। राजस्व सृजन में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में $13 बिलियन के निवेश के मुकाबले $60 बिलियन का राजस्व सृजन किया है। गुणक प्रभाव में अंतरिक्ष क्षेत्र द्वारा सृजित प्रत्येक डॉलर का भारतीय अर्थव्यवस्था पर $2.54 के बराबर एक गुणक प्रभाव देखने को मिला है। इस मिशन के विवरण के बारे में जान लेते हैं तो भविष्य के प्रमुख मिशन में जैसे कि चंद्रयान 4 अभी आपका चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया जो 23 अगस्त 2023 को इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो उसी के संदर्भ में वहां पर अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा और जो कि पहला मनाएगा। 2024 में 23 अगस्त 2024-25 को आपका 2024 में सेकंड होगा। अब इसके आगे के भविष्य के क्या-क्या मिशन है शुरू के इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि भविष्य में कौन-कौन से मिशन को प्रक्षेपित किया जाएगा जिनसे आपके क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ये कि चंद्रयान 4 जिसके अंतर्गत देखा जाए तो चंद्रमा में चट्टान और मिट्टी के नमूने को पृथ्वी पर लाया जाएगा। गगनयान मिशन जो है वह 3 देशीय अंतरिक्ष मिशन होता है जिसमें 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में भेजकर तथा उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई। शुक्र ग्रह ऑर्बिटर मिशन जो कि शुक्रयान है या शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए एक ऑर्बिटर मिशन मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 जो कि मंगलयान 2 है यह मंगल ग्रह के लिए भारत का दूसरा अंतर्ग्रहीय मिशन होगा जो मुख्य रूप से ऑर्बिटर मिशन होगा। लूरल पोलिक्स एक्सप्लोरेशन मिशन जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का अन्वेषण करने के लिए जाक्सा के साथ सहयोग में एक मिशन होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो कि 2028 से 2035 में यह अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा जिसका वजन 20 टन होगा और इसमें अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों के लिए यह रह सकेंगे। तो इसके अंतर्गत ये मिशन प्रक्षेपित किए जाएंगे जो कि भविष्य के प्रमुख मिशन के तौर पर आते हैं। इसका निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो इसरो की सफलता से अन्य देशों के साथ साथ भारत के विभिन्न संगठनों को भी एक उदाहरण देखने को मिला हुआ है कि टीम का प्रयास और योजना के सकारात्मक तरीके से परिणाम दे सकती है और भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 में निजी क्षेत्र के लिए अधिक एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगी जिससे नई पीढ़ी के पत्थर के रूप में इसका मार्ग प्रशस्त होगा। अब आता है अंतरिक्ष कूटनीति के बारे में कि नेपाल के मोनाल सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिए अनुदान सहायता हेतु भारत और नेपाल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और नेपाल के बीच जो समझौता है वह कूटनीतिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है और इस सैटेलाइट को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया हुआ है। यह कूटनीति जो है वह देश की विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती है और भारत के लिए अंतरिक्ष कूटनीति के एक महत्व को देखा जाता है जिसमें ग्लोबल साउथ का सहयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता देखने को मिलती है। चुनौतियों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का कम होना, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए मिशन की संख्या कम होना, बहुपक्षीय अंतरिक्ष साझेदारी का अभाव इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। अब आता है कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों के बारे में। तो हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के लिए विनिर्माण, बिक्री या वितरण पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। देखा जाए तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा फिक्स डोज जो कॉम्बिनेशन है इसका ये प्रतिबंध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर लगाया जाता है और इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2023 में 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है और जबकि इन दवाओं में सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराता है। केंद्र सरकार और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने इसकी सिफारिश की जिसमें प्रतिबंधित एफडीसीज में सामग्री शामिल का औषधीय औचित्य नहीं रहा और इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक, मल्टीविटामिन शामिल है जैसे एक्सिक्लोरोक्विनाक और पैरासीटामोल इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाइयां आखिर होती क्या है और इनकी क्या परिभाषा है और इनकी शुरुआत कब से हुई। इन परिभाषाओं में देखा जाए तो यह औषधि तथा प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के अनुसार इसमें एक तरीके से देखा जाए तो 1945 के बाद या दो से अधिक सक्रिय औषधि सामग्रियों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाई गई एक एकल खुराक वाली दवा को फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। कभी कभी इन्हें कॉकटेल ड्रग्स भी कहा जाता है और एपीआई वास्तव में किसी भी निर्मित दवा जैसे टैबलेट, कैप्सूल, क्रीम, इंजेक्टिबल का जैविक रूप से सक्रिय घटक होता है जो बीमारी के इलाज में वांछित प्रभाव उत्पन्न करता है।
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अनुसार एफडीसी को नई दवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमोदन लेना होता है और इसका उपयोग खांसी, जुकाम, बुखार दवा, एंटी माइक्रोबियल या रोगाणु रोधी विटामिन और मिनरल आदि के लिए किया जाता है। एफडीसी के उपयोग के पक्ष में तर्क और इसके संबंधित मुद्दे हैं, जैसे कि बढ़ती प्रभावकारिता का होना, कि कई दवाओं में अलग अलग उपयोग करने की तुलना में इनमें बेहतर चिकित्सीय नतीजे प्राप्त होते हैं। लागत प्रभावशीलता देखने को मिलती है, अधिक टेबलेट खाने से निजात मिलता है और इनमें कोकाइनेटिक लाभ होता है, जिसके तहत शरीर द्वारा दवाओं के अवशोषण, दवाओं के लक्षित अंगों तक पहुंचने, मेटाबॉलिज्म और अंत में दवाओं के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। एफडीसी से संबंधित मुद्दों को देखा जाए तो इसमें एकल दवा लेने के मामले में लचीलेपन का अभाव देखने को मिलता है, गैर अनुमोदित और प्रतिबंधित होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध का बढ़ता जोखिम होता है, नैतिक चिंता का विषय होता है, जिसमें लेसेंट रिपोर्ट 2016 में भारत ने कुछ एफडीसी पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि अफ्रीकी या सार्क देशों में इसका निर्यात किया जा रहा है, जो कि इससे संबंधित प्रमुख मुद्दे होते हैं। एफडीसी पर प्रतिबंध का प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल उद्योग पर की राजस्व की हानि, अनुपालन लागत में वृद्धि क्योंकि अब नए अनुसंधान करने पड़ सकते हैं, लोक स्वास्थ्य पर जिसमें सुधार होगा क्योंकि लोग बेहतर विकल्पों की ओर रुख करेंगे, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर दवाइयां आदि की उपलब्धता में व्यवधान आ सकेगा। भारत में एफडीसी के विनिमय से संबंधित समस्या एवं मुद्दे में देखा जाए तो पहला तो आता है दवाओं को रिफॉर्मुलेट करना, जिसमें दवाओं से जुड़ी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था में बचने के लिए कुछ कंपनियां अलग अलग दवाओं को फिर से मिलाकर एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बना देती है। गुणवत्ता से समझौता देखने को मिलता है कि 4 साल बाद राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करके अन्य विनिर्माता बन सकते हैं। अनुमोदन प्रक्रिया देखने को मिलती है, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में संसदीय स्थायी समिति ने 59 रिपोर्ट बताई है, जिसमें कुछ राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को पूर्व मंजूरी के बिना एफडीसी के विनिर्माण लाइसेंस जारी करते हैं। अन्य मुद्दों में देखा जाए तो भारत में दवाओं के रिएक्शन के प्रभाव की रिपोर्ट करने वाली प्रणाली काफी खराब है और इसमें डेटा का अभाव भारत के वर्तमान बाजार में उपलब्ध एफडीसी और उनकी बिक्री का टर्नओवर उपयोग के पैटर्न में सटीक डेटाबेस नहीं है, तो इसके अंतर्गत आता है। एफडीसी के विनिमय के लिए भारत द्वारा कुछ कदम उठाए गए, जैसे पहला कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 2008, जो कि नकली और मिलावटी दवाओं के विनिर्माताओं के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है, साथ ही कुछ अपराधों में संज्ञेय और गैर जमानती भी बना देता है। सीडीएसयू के अंतर्गत केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की परीक्षण क्षमताओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है और ऐसा करने से देश में दवा के नमूनों की जांच की प्रक्रिया तेज होगी। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 में 2017 में संशोधन किया गया है, जिसमें आवेदक की मौखिक खुराक या ओरल डोज वाली दवाओं के विनिर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ बायो इक्विवेलेंस अध्ययन के परिणाम प्रस्तुत करने होंगे। एफडीसी के विनिमय में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि पहला, आवधिक सर्वेक्षण की आवश्यकता का होना, राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण, कठोर दंडात्मक कार्रवाई, मासी सर समिति, बहुचरणीय दृष्टिकोण इसके अंतर्गत आता है। A1 और A2 दूध के बारे में जान लेते हैं कि ये दूध किस तरीके का है और ये क्यों चर्चा में बना रहा। A1 के बारे में और A2 के दूध मिल्क के बारे में देखें तो सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें म्यूटेशन से रिलेटेड आपका रहेगा इस दूध में कि किस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले तो ये म्यूटेशन के बारे में समझ लेते हैं कि म्यूटेशन आखिर होता क्या है। म्यूटेशन जो है एक तरीके से सजीव के डीएनए में अनुक्रम में होने वाला परिवर्तन होता है। जैसे कि कोई सजीव है या फिर उसके जब डीएनए में एक परिवर्तन होता है तो वह म्यूटेशन की प्रक्रिया और जब म्यूटेशन कोशिका विभाजन के दौरान या बाहरी कारकों से संपर्क में आने के कारण ये डीएनए की जो प्रतिकृति में त्रुटियां हो सकती हैं। जैसे कि देखा जाए कि हमारा शरीर है, इस शरीर के अंतर्गत जो हमें एक हमारे डीएनए में या एक परिवर्तन होता है, मतलब कि डीएनए का जो सीक्वेंस चल रहा है, जैसे कि अभी प्रेजेंट में हमारे डीएनए में एक सा सीक्वेंस चल रहा है, लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम बाद कुछ कोशिका विभाजन हुआ और उसमें कोई बाहरी पदार्थ इंजेक्ट कर दिया, मतलब कि उसकी प्रतिकृति आ गई, तो इसके कारण इसमें त्रुटियां हो जाती हैं और इन्हीं त्रुटियों को म्यूटेशन कहा जाता है, मतलब कि एक उत्परिवर्तन कहा जाता है। मतलब कि जो प्रारूप पहले से चल रहा है उस प्रारूप में ब्रेक कर दिया। किसके द्वारा ब्रेक कर दिया? एक डीएनए प्रतिकृति में इनमें त्रुटियों में, यानी कि बाहरी कोशिका के दौरान बाहरी कारकों के द्वारा संपर्क में आने का इसमें एक ब्रेक हो गया, तो ये म्यूटेशन यानी कि परिवर्तन मतलब कि उत्परिवर्तन की ये प्रक्रिया होती है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य व्यापार संचालकों को दिए गए अपने निर्देश को वापस ले लिया है, जिस निर्देश में कहा गया है कि खाद्य व्यापार संचालक
A1 और A2 नाम से दूध और दूध आधारित उत्पादों की मार्केटिंग ना करना। तो क्या निर्देश दिया गया है कि खाद्य व्यापार संचालकों को एक निर्देश को वापस ले लिया है और इस निर्देश में कहा है कि जो खाद्य व्यापार संचालकों ने A1 और A2 नाम से अपने उत्पादों को दूध आधारित जो मार्केटिंग है उनके ना करने के संदर्भ में। तो अब A1 और A2 दूध को इतना ज्यादा इसमें बताया गया है, तो अब ये होता है कि ये आखिर होता क्या है और किस तरीके के दूध को इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, तो इसके बारे में जानते हैं। इसके पहले देखा जाए तो FSSAI ने कहा हुआ था कि खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य संयुजक विनिमय 2011 में निर्धारित दूध के मानकों में A1 और A2 प्रकार के आधार पर दूध में किसी भी प्रकार के अंतर का उल्लेख की मान्यता नहीं है। सुरक्षा और मानक अधिकरण नम 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक उत्पाद और में विनिमय 2011 लागू किया गया। चलिए तो इसके अंतर्गत इसके वर्गीकरण को जान लेते हैं कि वर्गीकरण किस तरीके का है। कि A1 A2 बीटा केसिन प्रोटीन के आनुवांशिक रूप होते हैं, जिसमें केसिन जो दूध प्रोटीन का 80% हिस्सा दूध में पाए जाने वाले दो प्रकार के प्रोटीन में से एक होता है, जबकि दूसरा वे प्रोटीन होता है। दोनों के अमीनो एसिड अनुक्रम में संरचना में अंतर होता है, जिसमें A1 प्राकृतिक उत्परिवर्तन के माध्यम से और A2 विकसित हुआ है। सामान्य दूध में A1 और A2 दोनों प्रकार के बीटा केसिन पाए जाते हैं, जबकि A2 दूध इस मायने में विशिष्ट है क्योंकि इसमें केवल A2 प्रकार के बीटा केसिन ही पाए जाते हैं। और राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के अध्ययन से पुष्टि की गई है कि इसमें देसी नस्ल की गाय और भैंस का दूध A2 प्रकार का दूध होता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें किस तरीके के दूध में मतलब कि देखा जाए तो जो A1 है वह प्राकृतिक उत्परिवर्तन के माध्यम से A2 से विकसित हुआ है, मतलब कि A1 से A2 विकसित हुआ है। और A1 और A2 जो है वह बीटा केसिन प्रोटीन के एक आनुवांशिक रूप होते हैं, जिसमें जो आपका कैसीन है वह दोनों प्रकार के प्रोटीन में होता है और दूसरा जो होता है वे भी प्रोटीन होता है। इसमें देखा जाए तो यह राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के जो अध्ययन की पुष्टि की है, जिसमें देसी नस्ल का गाय और दूध का भैंस का दूध A2 प्रकार का दूध होता है, तो इसमें डिफरेंस बताए। अब और भी अच्छे तरीके से इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि A1 A2 दूध में क्या डिफरेंस है। पैरामीटर के संदर्भ में A1 जो दूध है और पैरामीटर A2 दूध में पोषण में देखा जाए तो वसा और कैलोरी की उच्च मात्रा है, यहाँ पर प्रोटीन की उच्च मात्रा है। स्वास्थ्य लाभ में इसमें हिस्टिडीन यानी कि आवश्यक अमीनो एसिड होता है और इसका उपयोग शरीर द्वारा हिस्टामाइन का निर्माण करने के लिए किया जाता है। हिस्टामाइन शरीर के इन्फ्लेमेशन और एलर्जी के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने में सक्षम बनाता है, जिसमें A1 युक्त दूध कुछ लोगों को अच्छी तरह से नहीं पचता, तो A2 दूध युक्त उनके लिए बेहतर विकल्प होता है। प्रोलाइन जो कि एक गैर आवश्यक अमीनो एसिड होता है और यह कोलेजन आवश्यक घटक है और जोड़ों टेंडर्स को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। एवन दूध के जो स्रोत है वह उत्तरी यूरोप का स्थानीय नस्ल की गायों में पाया जाता है, जैसे होलिस्टीन, फ्रीजियन, आयर, सायर और ब्रिटिश शार्ट हॉर्न होता है। और A2 दूध में यह चैनल आइलैंड और दक्षिणी फ्रांस की स्थानीय गाय की नस्लों में पाया जाता है, जिसमें गिवेर्नर्स, जर्सी और चारोलिस लिमोजिन गायें शामिल होती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो A1 A2 दूध में ये डिफरेंस होता है, मतलब कि एक तुलनात्मक तौर पर इसका अध्ययन देखा गया है। अब प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं कि ये जो होते हैं वह अमीनो एसिड के तीन बड़े अणु होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आवश्यक अमीनो एसिड जो होता है वह शरीर स्वयं नहीं बना सकता, इसलिए इसे भोजन से प्राप्त करना आवश्यक होता है। गैर आवश्यक अमीनो एसिड जो होता है इन्हें शरीर स्वयं बना सकता है। प्रोटीन शरीर के कोशिका और ऊतकों के मुख्य संरचनात्मक घटक होते हैं और मांसपेशियां तथा अंग मुख्यतः प्रोटीन से बने होते हैं। प्रमुख खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन अंडा, ओबुलिन, ओवो ट्रांसफेरिन, ओवोमुकोइड, ओवोम्यूसिन आदि आते हैं। मछली में मायोसिन, ट्राप्टोमायोसिन, एक्टोमायोसिन, मशरूम में ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन आदि, सोयाबीन में ग्लाइसिन, बीटा कॉन्ग्लिसरीन और बादाम में अमांडिन होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रोटीन के प्रमुख प्रकार होते हैं। निर्देशित ऊर्जा हथियार के बारे में जान लेते हैं कि हाल ही के समय में भारत ने निर्देशित ऊर्जा हथियारों के क्षेत्र में काफी अधिक निवेश किया हुआ है। निर्देशित ऊर्जा हथियार जो है वह दूर से ही मार करने वाले हथियार होते हैं, जो गतिज ऊर्जा की बजाय विद्युत चुम्बकीय या कण प्रौद्योगिकी से उत्पन्न संकेंद्रित ऊर्जा से दुश्मन के उपकरणों, फैसिलिटी और कर्मियों पे आसक्त, क्षतिग्रस्त, असक्षम या नष्ट किए जाते हैं। यह जो है इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की व्यापकता को बढ़ावा देते हैं, जिसमें किसी सैन्य संघर्ष के दौरान जो दुश्मन के विरुद्ध विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है। ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में देखें
वह प्रकाश की गति में विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, जिसके तहत अलग अलग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को उत्सर्जित ऊर्जा अपने तरंगदैर्घ्य के आधार पर अलग अलग टारगेट को भेजने में सक्षम होते हैं। ये हथियारों के पावर आउटपुट रोजमर्रा के उपकरणों जैसे घरेलू माइक्रोवेव की तुलना में काफी शक्तिशाली होती है, और ताकि वे लक्ष्यों को टारगेट और प्रभावी ढंग से बाधित या नष्ट कर सके। इसके उपयोग को देखा जाए तो यह सैन्य सुरक्षा में होता है, कानूनी परिवर्तन और सीमा सुरक्षा में और अंतरिक्ष संबंधी संचालन में इसके प्रयोग देखने को मिलते हैं। विद्युत चुम्बकीय उपकरण एक तरीके से विद्युत चुम्बकीय तरंगों को एक पूरा क्रम होते हैं, जिसमें तरंगों को उनकी आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इन तरंगों के दृश्य प्रकाश तरंगें, एक्स रे, गामा किरणें, रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, पराबैंगनी तरंगों में और तरंगें इसमें शामिल होती हैं। निर्देशित ऊर्जा हथियारों के प्रकार में जैसे कि हाई एनर्जी लेजर, जो कि लक्ष्यों को भेदने और अति संकेंद्रित प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। 100 किलोवाट की क्षमता वाली यह मानव रहित हवाई प्रणाली जैसे छोटे लक्ष्यों को निशाना बनाती है, जबकि 1 मेगावाट की लेजर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को नष्ट करती है। इसका उपयोग अधिक दूरी पर तेजी से गतिमान लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। हाई पावर माइक्रोवेव, जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को नष्ट करने के लिए उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्सर्जित करते हैं और शत्रु को असक्षम बनाते हैं, जिसका उपयोग कई प्रकार के लक्ष्यों को नष्ट या निष्क्रिय करने हेतु किया जाता है, और इसकी रेंज HEL से कम होती है। मिलीमीटर वेव जो होता है वह एक तरीके से देखा जाए 1 से 10 मिलीमीटर के बीच में तरंगदैर्घ्य का इस्तेमाल होता है, जो साधारण असैन्य परिस्थितियों जैसे भीड़ नियंत्रण आदि से किया जाता है। पार्टिकल बीम वेपर, जो कि इसमें शत्रु के नुकसान पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे एक्सीलरेटेड कणों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके लाभ को देखा जाए तो यह प्रति शॉट के मामले में लागत क्षम दक्षता होती है, तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, लॉजिस्टिक दक्षता होती है, परिशुद्धता होती है, स्टील क्षमता होती है और कम लागत वाले ड्रोन और रॉकेटों का एक मुकाबला इसको देखने को मिलता है। DEW से जुड़ी चुनौतियों में देखा जाए तो इसमें तकनीकी सीमा है, जिसे आमतौर पर लक्ष्य से जितनी दूर होते हैं उतने ही कम प्रभावी होते हैं। साथ ही वायुमंडलीय दशाएं और शीतलहर संबंधी अनिवार्यता इसकी प्रभावकारिता को सीमित करती है। उदाहरण के लिए कोहरा और तूफान लेजर बीम की रेंज और गुणवत्ता को कम कर सकते हैं। युद्ध क्षेत्र के उपयोग में देखा जाए तो ये कैसे और कब किया जाता है, इसके संबंध में निर्णय लेना एक चुनौतीपूर्ण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हाई पावर माइक्रोवेव या मिलीमीटर वेव हथियार जैसी व्यापक बीम वाले DEW टारगेट्स के आसपास के क्षेत्र में अन्य सभी परिसंपत्तियों को प्रभावित करते हैं, चाहे वे स्वयं की हो या शत्रु की हो। नैतिक और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं जो होती हैं, जिसमें स्वास्थ्य के प्रभाव को अनिश्चितता में उपयोग के बारे में नैतिक प्रश्न उठाए जाते हैं। हथियारों की होड़ होती है, जिसमें कई विकास अन्य क्षेत्रों में हथियारों की होड़ को बढ़ावा देते हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है। अन्य चिंताओं में देखा जाए तो यह तुलनात्मक रूप से आकार में बड़े होते हैं और उनके संचालन में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी उच्च लागत होती है। ये लक्ष्य सटीक प्रहार के लिए लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता करते हैं, और प्रभावशीलता को कम करने के लिए परावर्तित सामग्री और अन्य काउंटर मेजर्स का प्रयोग किया जाता है। DW के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम आया आता है, जैसे कि पहला डायरेक्शनरी रिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे यानी कि दुर्गा सेकंड परियोजना, जिसमें 100 किलोवाट वाले हल्के निर्देशित ऊर्जा हथियार बनाने के लिए DRDO द्वारा इसे शुरू किया गया। 2KW निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली, जो कि ड्रोन या मानव रहित हवाई प्रणालियों जैसे नए खतरों का मुकाबला करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। लेजर विज्ञान प्रौद्योगिकी, जो कि DRDO की एक प्रयोगशाला है, जिसमें त्रिनेत्र परियोजना के तहत डायरेक्ट एनर्जी वेपन विकसित कर रही है। किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, जो कि लंबी दूरी की मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए DRDO और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया जा रहा लीनियर इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर होता है। दुनिया भर में DEW के उदाहरण में जैसे कि पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि HEL विथ इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्विलांस हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम, टेक्टिकल हाई पावर माइक्रोवेव ऑपरेशन रिस्पॉन्डर आदि। यूनाइटेड किंगडम में ड्रैगन फायर नामक लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार, इसराइल में आयरन बीम लेजर आधारित इंटरसेप्शन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, चीन आदि में कथित तौर पर उन देशों में शामिल होते हैं जिनके पास DW या लेजर DW के विकास संबंधी कार्यक्रम होते हैं। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यह विशेष रूप से चीन और उनकी विशाल तकनीकी क्षमता के उत्पन्न खतरे के मद्देनजर भारत की रक्षा प्रणाली को ऑटोनॉमस और हाइपरसोनिक हथियारों से उत्पन्न अनिवार्य खतरों से निपटने के लिए तैयार रहता है, और इस संदर्भ में DEW के एक संभावित समाधान के लिए उभर सकता है। कुछ संक्षिप्त सुर्खियां आती हैं, जैसे कि इसरो के भू अवलोकन उपग्रह EOS-08 लॉन्च किया गया। यह जो उपग्रह है वह SSLV D3 EOS-08 मिशन की लॉन्च करने पर यह श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की मदद से लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह पृथ्वी से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक वृत्ताकार निम्न कक्षा में 37.4 डिग्री कोण के पृथ्वी पर चक्कर लगाएगा, और इस उपग्रह की मिशन लाइफ 1 वर्ष रहेगी, जिसके अलावा
SSLV-D3 प्रक्षेपण यान SR-0 डेमोसेट लॉन्च किया गया है और इसे स्पेस किड्स इंडिया में तैयार किया हुआ है। US-08 मिशन के उद्देश्य को देखा जाए, यह माइक्रो सैटेलाइट के डिजाइन और विकास का परीक्षण करता है। माइक्रो सैटेलाइट बस के अनुप्रयोग पेलोड इंस्ट्रूमेंट बनाना होता है और भविष्य के उपयोग के लिए यह आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करता है। US-0 मिशन के पेलोड्स के बारे में, जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, जो कि एक तरीके से मिड वेव और लॉन्ग वेव इंफ्रारेड बैंड में तस्वीरें लेता है और इसमें आपदाओं की निगरानी करने और पर्यावरण पर नजर रखने जैसे कार्यों में मदद मिलता है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेमेट्री पेलोड, जो कि महासागर के ऊपर बहने वाली दबाव, मृदा की नमी, हिमालय, क्रायोस्फीयर आदि को नापने के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाता है। SIC UV 200 मीटर, जो कि क्रू मॉड्यूल व्यू पोर्ट के ऊपर अल्ट्रावायलेट विकिरण की निगरानी करता है और ये अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाई डोज अलार्म सेंसर के तरीके से होता है। फिर आता है इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये एक तरीके से अब आता है पृथ्वी वेधशाला उपग्रह के बारे में जान लेते हैं कि ये जो है एक अर्थ रिमोट सेंसिंग उपग्रह होता है जिसे पृथ्वी के अवलोकन के लिए लॉन्च किया गया। ये कैसी प्रक्रिया होता है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बारे में डेटा एकत्र करती है। यह डेटा प्राकृतिक घटनाओं जैसे बादल, जंगल, पहाड़ और मानव निर्मित ऐसे सड़क शहर, खेत दोनों के बारे में हो सकता है, जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक और जैविक पहलुओं के साथ साथ मानवीय गतिविधियों के प्रभावों का भी अध्ययन करते हैं और इसका उपयोग अर्ली वार्निंग सिस्टम, विभिन्न गतिविधियों का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव आदि की निगरानी में किया जाता है। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान D3 के बारे में, जो कि एक तरीके से तीसरी विकासात्मक उड़ान है। यह 10 से 500 किलोग्राम वजनी वाले मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट पृथ्वी से 500 किलोमीटर के प्लेनर ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए सक्षम होगा। यह यान पहले 3 चरण में ठोस ईंधन का उपयोग करते हैं, जो यान को बहुत तेजी से ऊपर की ओर धक्का देते हैं और ये यान अंतिम चरण या टर्मिनल चरण तरंग ईंधन से संचालित होते हैं, जो यान अपनी कक्षा में पहुंचने में मदद करते हैं। इसके मुख्य लाभ में आता है जैसे कि प्रक्षेपण की कम लागत होना, कम अवधि से दूसरे लॉन्च के लिए तैयार होना, कई प्रकार के उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता, जरूरत पड़ने पर शीघ्र लॉन्च किया जाता है। उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। अब आता है एक्सियोम मिशन 4 के बारे में कि भारत ने एक्सियोम मिशन 4 को शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायक का चयन किया। ये दोनों भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन है और इस मिशन के तहत दोनों देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षण लेंगे, जिसके अंतर्गत दोनों को प्राप्त अनुभव भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लाभकारी होगा। एक्सियोम मिशन 4 जो यानी कि एक्स4 मिशन जो है वह नासा और अमेरिकी निजी कंपनी एक्सोम स्पेस का चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन। इसे 14 दिनों तक के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ने की उम्मीद है और यह मिशन प्रक्षेपण सुविधा प्राप्त करने के लिए स्पेस एक्स से कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब आता है लद्दाख मार्स या लूनर एनालॉग रिसर्च स्टेशन के लिए संभावित स्थल के बारे में कि वैज्ञानिकों ने लद्दाख को मार्स या लूनर एनालॉग रिसर्च स्टेशन के लिए संभावित स्थल के रूप में चुना हुआ है। एनालॉग रिसर्च स्टेशन एक ऐसा स्टेशन होता है जहां पर हम किसी अन्य ग्रह या ब्रह्मांड के किसी अन्य पिंड या मौजूद अचरम स्थितियों के समान भौतिक दशाएं होती है। वर्तमान में विश्व में 33 एनालॉग रिसर्च सेंटर है, जिसमें से कोई भारतीय उपग्रह में नहीं है और इसमें BIOS रूस, HERA बायोस्फीयर 2 USA, मार्स 1 नीदरलैंड, डी मार्स इजराइल आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। एनालॉग साइट्स की आखिर आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में जानते हैं कि ये दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण नई प्रौद्योगिकियों, रोबोटिक उपकरणों, वाहनों, विद्युत उत्पादन आदि का फील्ड टेस्ट करने के लिए जरूरी होता है। ये अन्य ग्रहों, पिंडों और मौजूद चरम स्थितियों के अनुरूप दशाओं में मानव की उपस्थिति और व्यवहार करने में प्रभाव जैसे अकेलापन एवं कटाव, टीम का आपसी जुड़ाव, पालन क्षमता आदि के अध्ययन के लिए किया जाता है। सिमुलेशन परीक्षण के लिए सभी प्रकार की आकस्मिकताओं से निपटने के लिए हैबिटेट यूनिट की क्षमता को इसके अंतर्गत रखा जाता है। लद्दाख मार्स या लूनर एनालॉग रिसर्च स्टेशन के लिए क्यों आदर्श साइट है, इसके बारे में जैसे कि लद्दाख क्षेत्र में मंगल और चंद्रमा के समान निम्नलिखित भूआकृतिक विज्ञान संबंधी समानता है, जैसे कि प्रचुर मात्रा में चट्टानी जमीन वाला शुष्क, ठंडा और बंजर मरुस्थल होना, वनस्पति टीलों और जल निकासी नेटवर्क से रहित विशाल समतल भूमि होना, पृथक धरातलीय हिम और परमाफ्रॉस्ट तथा रॉक सिलेशियर होना, मंगल ग्रह की सतह पर भू रासायनिक दशाओं में समानता जैसे ज्वालामुखी चट्टानें, खारी झीलें, जल तापीय प्रणालियां हों। एक्सोबायोलॉजिकल समानताएं देखने को मिलती है, जैसे कि परमाफ्रॉस्ट, अतीत में रहे जल के साथ पारावैंगनी तथा कॉस्मिक विकिरणों का अधिक प्रभाव, कम वायुमंडलीय दबाव, हॉट स्प्रिंग और मानवीय हस्तक्षेप से अलग थलग क्षेत्र इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। अब आता है कि भारत के खगोलीय हब के रूप में लद्दाख के बारे में जान लेते हैं, जो कि अभी प्रेजेंट में खगोलीय हब है। इसके बारे में देखें कि भारतीय खगोलीय वेधशाला जो है लद्दाख के हेमली में स्थित ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। यह खगोल पर्यटन हेनली के आसपास लगभग 22 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में हेनली डार्क स्काई रिजर्व में अधिसूचित किया गया और विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रमों का आयोजन
नासा का स्पेस फॉर फाउंड इंडिया प्रोग्राम 2016, एक्सो मार्स 2020, हैबिट इंस्ट्रूमेंट का फील्ड परीक्षण आदि रहा है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है टेक्नोलॉजिकल डोपिंग के बारे में कि हाल ही में कुछ विशेषज्ञों ने टेक्नोलॉजिकल डोपिंग पर चिंता जताई। यह जो डोपिंग है वह खेल उपकरणों का उपयोग करके अनुचित तरीके से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने की पद्धति होगी, जिसका उपयोग 2008 में ओलंपिक में स्पीडो LZR रेसर रिक्रूटमेंट का उपयोग, यद्यपि बाद में इस रिक्रूटमेंट को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसका विनिमय विश्व डोपिंग एरोधी एजेंसी यानी कि वाडा प्रदर्शन बढ़ाने वाली या खेल की भावना के खिलाफ जाने वाली प्रौद्योगिकियों को प्रतिबंध लगाती है, जिसे टेक्नोलॉजिकल डोपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एंटीमेटर के बारे में, जो कि एक तरीके से एक कण त्वरक रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर है, जिसे सबसे भारी एंटीमेटर न्यूक्लियस का पता लगाता है। जो एंटी हाइपर हाइड्रोजन कोड का नाम दिया गया है, एंटी प्रोटॉन, दो एंटी न्यूट्रॉन्स और एक एंटी हाइपर से बना हुआ है। एंटीमेटर के बारे में जान लेते हैं। ये पदार्थ जो होते हैं मूल रूप से समान द्रव्यमान वाले लेकिन विपरीत विद्युतावेश वाले एक विरोधी या प्रतिकण मौजूद होते हैं, जिसे एंटीमेटर कहा जाता है, जिसका उदाहरण धनात्मक रूप से आवेशित पॉजिट्रॉन, ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन का एक एंटीमीटर होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एंटीमेटर पार्टिकल्स में प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन कहा जाता है, और मैटर और एंटीमेटर कण हमेशा युग्म के रूप में उत्पन्न होते हैं। हालांकि ये कण और उसके विरोधी कण या प्रतिकण से टकराते हैं तो ऊर्जा की एक चमक या फ्लैश में पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं और इसमें नए कण प्रतिकण में उत्पन्न होते हैं। थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में, जो कि चीन 2025 में विश्व का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो कि गोभी मरुस्थल में स्थापित किया गया। यह परमाणु ऊर्जा स्टेशन में ईंधन के रूप में यूरेनियम की जगह थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें शीतलक के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ऊष्मा का स्थानांतरण करने और विद्युत उत्पादन के लिए तरल नमक या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। जल शीतलक मॉडल के विपरीत यह डिजाइन ओवरहीटिंग के कारण रिएक्टर कोर के पिघलने की संभावना को काफी कम कर देती है। ईंधन के रूप में थोरियम जो होता है, जो कि एक रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है, जो कि प्राकृतिक तत्व है, जिसमें मिट्टी, चट्टान और जल पौधे जानवरों में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, और थोरियम की भौतिक विशेषताओं के कारण इसका परमाणु ऊर्जा बनाने में प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया जाता है, और इससे पहले इसे परमाणु रिएक्टर U-233 में बदला जाता है। थोरियम आधारित रिएक्टर के इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो यह विश्व में यूरेनियम की तुलना में थोरियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। भारत, केरल, उड़ीसा में मोनोजाइट्स के समृद्ध भंडार होते हैं, और मोनोजाइट का लगभग 8 से 10% थोरियम होता है। मोनोजाइट्स जो है वह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और झारखंड में पाया जाता है, और थोरियम का इस्तेमाल रासायनिक रूप से इसकी निम्नलिखित विशेषताओं के कारण होता है, जैसे उच्च गलनांक बिंदु होना, बेहतर तापीय चालकता, बेहतर ईंधन प्रदर्शन विशेषताएं, रासायनिक रूप से अक्रिय स्थिरता, और यह पर्यावरण दृष्टि से सुरक्षित और कम विषाक्त है, जिसमें साथ ही अल्पकालिक यानी कि बहुत कम अस्तित्व अवधि रेडियोधर्मी अवशिष्ट उत्पन्न करते हैं। भारत के परमाणु कार्यक्रम में थोरियम की भूमिका को देखा जाए तो इसका यह तीसरा चरण है, जिससे कार्यक्रम के अंतर्गत इसे बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके पहले चरण में दाब युक्त भारी जल रिएक्टर्स में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है, और भारत में मोनोजाइट्स थोरियम उत्पादन की प्रक्रिया अच्छी तरह से स्थापित है, जिसमें उन्नत भारी जल रिएक्टर, जो कि वर्तमान में VARC में विकास के चरण में है, थोरियम ईंधन चक्र में प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट आता है प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल के बारे में, जो कि ISDRA2TNPB होता है। यह जो टूल है एक तरीके से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मिनिएचर प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल विकसित किया गया। यह जो टूल है एक तरीके से जीनोम एडिटिंग की एक अगली पीढ़ी का टूल होता है, जहां पर CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas12 को भी बेहतर परिणाम देता है। यह एक तरीके से उच्च सटीकता वाली जीनोम एडिटिंग तकनीक है, जिसे आमतौर पर किसी तकनीक में इस्तेमाल करने के लिए Cas9 और Cas12 के आकार के कारण इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। जो प्रोटीन का बड़ा आकार कोशिकाओं को भूतर क्रिस्पर घटक को प्रभावी रूप से पहुंचाने, खासकर वायरल वेक्टर के जरिए पहुंचाने में चुनौतियां पेश करता है। जीनोम एडिटिंग टूल ISDRA2TNPB के बारे में जान लेते हैं कि ये एक तरीके से नो फोकस रेडियो ड्यूरेंस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं। ये बैक्टीरिया जो है अत्यधिक विषम पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, और यह ट्रांसपोजन और जंपिंग जीन की फैमिली से संबंधित है, और ट्रांसपोजन या जंपिंग जीन RNA की मदद से विशिष्ट DNA अनुक्रमों को लक्षित करते हुए जीनोम के भीतर गतिशील रह जाते हैं। इस टूल के इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो इसमें जीन में उन विशिष्ट लक्ष्यों को लक्षित किया जाता है जिसे Cas9 नहीं कर सकता, और ये जीनोम एडिटिंग जीनोम इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के दायरे को व्यापक बनाने, फ्यूजन प्रोटीन के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, और ये फ्यूजन प्रोटीन दो या दो से अधिक जीनों को जोड़कर बनाया जाता है, जिसमें जीन्स मूल रूप से अलग अलग प्रोटीन के कूटबद्ध होते हैं, और दोनों प्रकार के फूल वाले पौधों
यानी मोनोकोट जो कि चावल जैसे में एक बीजपत्री होता है और डाइकोट जैसे अरेबिडोप्स पर प्रभावित किया गया है, तो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है डब्ल्यूएचओ ने एमपॉक्स को PHEIC घोषित किया हुआ है इसके बारे में कि मम्पॉक्स के प्रकोप से अंतर्राष्ट्रीय रूप से खतरों वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। ये आपातकाल जो है वह इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन आपातकालीन समिति की सलाह पर किया गया है, जिसका निर्णय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए किया गया। एमपॉक्स के बारे में जान लेते हैं कि यह एक तरीके से वायरस जनित रोग होता है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है और यह वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित। इस रोग में मनुष्यों में पहली बार 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देखा गया है और यह रोग संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से फैलता है और इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसके ज्यादातर मामले मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में दर्ज किए गए हैं और ये मुख्य रूप से समलैंगिक बाइसेक्सुअल लोगों से आदि से प्रभावित होता है और चेचक के लिए टीका उपचार के लिए विशेष परिस्थितियों से कुछ ऐसे एमपॉक्स के इलाज के लिए किया गया है। PHEIC के बारे में जो कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के अनुसार जिसे घोषित किया गया है किसी रोग का प्रकोप असामान्य प्रकाशित है। इस रोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने की संभावना इस रोग से विरुद्ध तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही करना अनिवार्य होता है। PHEIS विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के तहत किया जाने वाला एक सबसे उच्च स्तर का अलर्ट होता है। अब आता है डेंगू, चूंकि जिसे डेंगुओल नामक स्वदेशी टेट्रा वेलेंट डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण को क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत की गई। यह ट्रायल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और पेनिसिया बायोटेक द्वारा किया जाता है। डेंगू जो है एक हड्डी तोड़ बुखार होता है जो कोई वायरल संक्रमण और मादा एडिस इजिप्टिक मच्छर के काटने के कारण होता है, जिसमें चिकनगुनिया, जीका रोग मादा इजिप्ट मच्छर के काटने से फैलती हो। या इसका प्रसार जो है उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेरो सर्वेक्षण, जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की उच्च जोखिम वाली आबादी के बीच एमपॉक्स के संपर्क का निर्धारण करने के लिए पिछले साल से सेरो सर्वेक्षण का आयोजन किया गया। यह जो सर्वेक्षण एक निश्चित अवधि की एक निर्धारित आबादी से एक कर संग्रह और उसकी टेस्टिंग की जाती है, जिसका उद्देश्य संक्रामक रोगजनक के खिलाफ IgG एंटीबॉडी की व्यापकता का अनुमान लगाना और IgG एंटीबॉडी की मौजूदगी आमतौर पर खून में किसी में रोगजनक से संक्रमित होने पर इंगित करती है, जिसका महत्व है यह संक्रमण की व्यापकता, प्रतिरक्षा की कमी का अनुमान लगाना और संक्रामक रूप में मॉडलिंग हेतु प्रमुख मानदंडों आदि के लिए किया जाता है। अब आता है हेप्लिक लिमिट के बारे में, जिसे हाल ही में लियोनार्ड हेप्लिक के निधन हो गया। यह हेप्लिक लिमिट जो है जिसे बुढ़ापे की समझ को मौलिक रूप से बदल दिया गया है। यह वह संख्या होती है जहां पर कोशिका आबादी विभाजित होती है और यह तब तक विभाजित होती है जब तक कि कोशिका चक्र अवरोध तक नहीं पहुंच यह प्रक्रिया गुणसूत्रीय टेलोमेर की लंबाई पर निर्भर करती है और यह लंबाई मानव कोशिकाओं में प्रत्येक कोशिका विभाजन के साथ घटती है। मनुष्यों के लिए हेल्थ लिमिट लगभग 125 वर्ष रही है। बायो सर्फेंटेस्ट के बारे में कि यह एक तरीके से कृषि औद्योगिक अपशिष्ट से ग्रीन सब्सटेंस का उपयोग करके बायो सर्फेंटेस्ट का उत्पादन किया जाता है। सर्फेंटेस्ट जो है एक तरीके से सरफेस एक्टिव एजेंट का एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी तरल पदार्थ से मिलाने पर उसके सतही तनाव को कम कर देता है। इससे तरल पदार्थ के फैलने और भिगोने के गुणों में वृद्धि होती है, जैसे कि डिटर्जेंट। बायोसर्फेटेंट्स के बारे में जाने कि एक तरीके से सक्रिय यौगिक होते हैं जो माइक्रोबियल कोशिका की सतह पर उत्पन्न और स्रावित होते हैं। ये सतह और इंटरफेशियल तनाव को कम करते हैं। ये बैक्टीरिया ईस्ट फिलामेंट कवक द्वारा निर्मित किए जाते हैं। सिंथेटिक सर्फेंटेंट्स की तुलना में माइक्रोबियल सर्फेंटेंट्स के कुछ फायदे देख लेते हैं, जैसे कि ये कम विषाक्त और जैव निम्नीकृत है। ये अत्यधिक पीएच और लवणता में सक्रिय रूप से काम करता है। बायोसर्फेटेंट्स के उपयोग को देखा जाए तो ये पर्यावरणीय वायु मेडिएशन के संदर्भ में है। ये तेल रिसाव को साफ करने, भारी धातु संरूपकों को हटाने, अपशिष्ट जल के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके कृषि में मृदा की गुणवत्ता में सुधार होता है। पौधों की बीमारियों में प्रबंधन और मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की सांद्रता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। फार्मास्यूटिकल उद्योग जो कि रोगाणुरोधी, चिपकने से रोकने, एंटीवायरल और कैंसर रोधी फार्मास्यूटिकल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में आपका जो टॉपिक आता है संस्कृति, संस्कृति के अंतर्गत जो भी आपके जितने आगे के टॉपिक है उन सभी को इसके अंतर्गत कवर कराया जाए। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।